नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के जैसे इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब मोबाइल आपके हाथ में होगा और आंखें आपकी इस मोबाइल पे होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सुजीत सर आज कौन सी सुनामी मचाने वाले हो। जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, वो काम आज जाके आप किए हो। तो मैं एक बात बता दूं कि आज की जो चर्चा करने वाला हूं, ये करने वाला हूं नीतीश कुमार पाठक जी की चर्चा। इन्होंने किस तरीके से 63rd के मेंस में आंसर राइटिंग किया, जिसकी वजह से इनको सेकंड डिजिट में रैंक आया है, यानी रैंक 25 आया है। उसी पे चर्चा करेंगे, उनकी आंसर राइटिंग को देखेंगे, अच्छे से खंगालने की कोशिश करेंगे और आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो या किसी सीनियर से जुड़े हुए हो या कहीं और गाइड हो रहे हो, तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। अगर बीपीएससी में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली पकड़ जो होनी चाहिए वो आंसर राइटिंग पे होनी चाहिए। और ये वीडियो आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए एक ऐसा अहम वीडियो है जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है बदल के रख देगी। बस शर्त इतनी सी है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी और तभी आपका रैंक जो है बेहतरीन आ सकता है, वो जो आप चाहते हो। इससे पहले दोस्तों एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा नीतीश कुमार पाठक जी के बारे में आपको बता दूं। ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सज्जन है और इतना मतलब इनकी बातों में एक कहते नहीं है कि जो इंसान समझदार हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, अच्छे बुरे का समझ आ जाता है, तो वो इंसान जो है एक चीज तो समझ में आ जाता है कि वो जो है वो भी अपने जैसे इंसान को ढूंढता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अचानक एक दिन बस ऐसे ही बैठे हुए थे, अचानक व्हाट्सएप पे इनका जो है मैसेज आया, सर नमस्ते, मैं नीतीश कुमार पाठक जी हूँ, मैं जो है अपना कॉपी इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी पे देना चाहता हूँ ताकि आप बच्चों को जो है मेरे थ्रू कुछ मोटिवेट कीजिए, जिससे कि बच्चे का आंसर राइटिंग अच्छा हो जाए और उनको रैंक आ जाए। मैंने पहली बार जब देखा तो मुझे लगा ऐसे कोई मजाक कर रहा, लेकिन फिर जब उनसे बातें हुई तो बड़ा अच्छा लगा। ये जो है बेसिकली सुपौल से एक किसान परिवार से के घर में पैदा हुए हैं, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल कर लिए हैं। और जिस समय ये मेहनत कर रहे थे उसमें बहुत सारी समस्याएं, अपनी समस्याओं के बारे में भी हमसे जिक्र की, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताने वाला हूँ कि जितनी भी इनको ये कामयाबी मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ। इसके पीछे बहुत संघर्ष इनके साथ में रहा है और उस संघर्ष को जीत के आज इस मुकाम पे जो है बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। इनका नाम जो है आपको सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, नीतीश कुमार पाठक, रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और इनके जो मार्क्स आए हैं उस मार्क्स को थोड़ा सा सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी में 72 है, जनरल स्टडी में 190 है, जनरल स्टडी 2 में 160 है। इनका ऑप्शनल जो था वो ज्योग्राफी था, 177 मार्क्स था। रिटर्न में टोटल जो है 527 मार्क्स था। इंटरव्यू में 105 था, यानी 105 नंबर था। टोटल मार्क्स जो है 632 और इनका रैंक जो आया है 25। एक बेस्ट रैंक कहा जा सकता है। और इनको क्या पोस्ट मिलेगा मुझसे बेहतर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। क्लियर? आइए इसी पे चर्चा करेंगे और इन्हीं को समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग जाएगा तो आप अगर कहिएगा तो जनरल स्टडी सेकंड का भी दे देंगे और ज्योग्राफी का भी दे देंगे आपको। इससे पहले दोस्तों सियोर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जो कि आप लोग जानते होंगे, ये मेरी संस्था है जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। हम आज भी बच्चे को पढ़ाते नहीं है, हमारा स्लोगन है कि कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। मैं बच्चे को कभी पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि बच्चे को सिखाता हूं। मैं लिखाने पे बिलीव नहीं करता हूं। हर टीचर को कहता हूं सामने जाकर लेक्चर दीजिए, बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है उसका जवाब दीजिए, नोट्स आप खुद घर से बना के लाइए और बच्चे को प्रोवाइड करवाइए। इस वक्त जो है 5 अप्रैल से हमारी संस्था में चाहे 66 का क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन बैच हो, 67 का प्रीलिम्स हो, जेपीएससी हो, सीडीपीओ हो, सबकी क्लास 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए जो नीचे का नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और एक नंबर जो है 9015148776, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। ये चीज जो है आरटीआई से मंगाया हुआ कॉपी है नीतीश कुमार पाठक जी का, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए
यहां पे देखिए एग्जाम जो हुआ था 13/1/2019 को हुआ था। इनका जो मार्क्स है यहां डिस्प्ले हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ा बन जाएगा तो फिर वो भी थोड़ा सा समस्याएं हो सकती है आपको। चलिए इनका टोटल मार्क्स जो है 190 है, यहां आप देख रहे होंगे 300 में 190 एक बेस्ट मार्क माना जाता है, सबसे शानदार। चलिए इन्होंने जो स्टार्टिंग किए हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग जो किए हैं वो खंड 3 से यानी कि स्टैटिक्स वाले पोर्शन से इन्होंने स्टार्ट किए हैं। देखिए ये जो इनका क्वेश्चन जो है, पहले भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने वाले वृत्ति की अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दर्शाया गया। 11 से 2016 तक की देख रहे हैं, 2011 से 2016 तक का दर्शाया गया है। लेखा चित्र के अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे गए लिखे गए प्रश्नों का जो है आपको बताना है, जवाब देना है। ये तो आप लेखा चित्र देख लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे इनको मार्क्स मिला और कितना शानदार मार्क्स हो और किस तरीके से लिखे। शायद स्टैटिक्स वाला पोर्शन भी आप इसी तरीके से लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। जो आप उम्मीद करते हैं रैंक का, वो रैंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया है तो प्रति महिला कितने कारों का प्रयोग की है 2014 में। अब देखिए 2014 में कार की कुल बिक्री 75,000 है, महिलाओं के द्वारा प्रयुक्त की गई 75 × 30 डिवाइडेड बाय 100, इसका टोटल आंसर ये आया। 2014 में महिलाओं की कुल संख्या जो थी वो 60,000 थी। प्रति महिला कारों की संख्या जो है इस तरीके से किए हैं और इनको जो मार्क्स आया है वो 6 मार्क्स आया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन एकदम प्रोसेस में, जिसको नहीं कहते बच्चों की तरह आसान भाषा में आयोग को समझाना और बेस्ट मार्क्स बेस्ट रैंक लाके जमाने को दिखाना, शायद कोई नीतीश कुमार पाठक जी से सीख सके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अवधि 2011 से 2016 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। औसत प्रतिशत 2011 देखिए इस तरीके से लिखे, 2011 से 13 तक में 20%, 2013 से 14 तक में 25%, 2015 14 से 15 तक में 0% और 2015 से 16 में 20%। अब औसत वृद्धि जो होगा ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल 5 साल का, तो 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल जो है 26.332%। यहां भी इनको 6 मार्क्स मिला है। चलिए नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसके तीसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन मैं पढ़ता जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। जिनको ऐसा लगता है ना सुजीत सर स्टैटिक्स में मेरी जान चली जाती है, कई बार आप ही कहते हैं ना सुजीत सर कोई ऐसा क्वेश्चन लाकर दिखाइए जो लोग ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं उनकी कॉपी, ताकि पता चले स्टैटिक्स क्या है। अरे स्टैटिक्स कुछ नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 72 में 72 लाया जा सकता है। 36 × 2 36 मार्क का रहता है और आसानी से यहां पे लाया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए गौ नंबर क्वेश्चन में क्या है, उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुष और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है। 2011 में पुरुष और महिलाओं का 3.3 है, 2012 में 2.3 है, 2013 में 2। ये कैलकुलेशन जो किया जा रहा है ये अपने से करते जाइएगा क्योंकि थोड़ा ज्यादा करेंगे ना तो वीडियो लंबा बनता चला जाएगा। 2014 में इस तरीके से 1.14, 2015 में जो है 1.37। अब 2016 में इतना हुआ। पुरुष और महिलाओं की अधिकतम अनुपात 2011 में रहा जो 10:3 रहा। ये आंसर, इसमें भी इनको 6 मार्क्स आया है। टोटल फुल मार्क्स जिसको कहते हैं, क्या प्रोसेस से बनाए हैं इसको समझिए। घोर नंबर क्वेश्चन क्या था, इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको समझाते हैं। किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात सबसे कम था यानी न्यूनतम था। यहां पे ये क्वेश्चन इनका गड़बड़ा गया है, इसलिए इनको 0 मार्क्स मिल गया है। ये प्रोसेस जो था इनका गलत था जिसकी वजह से कम मार्क्स मिला। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन था कि 2011 में पुरुष जनसंख्या, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं। किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा न्यूनतम है। 2011 में पुरुषों की जनसंख्या 1.6, 1.4, 1.3, 1.3, 1। ये देखिए प्रोसेस बाय प्रोसेस में कितनी आसान भाषा में इन्होंने लिखा। न्यूनतम अनुपात 2016 में 10:3 है और लास्ट का जो है इसमें भी इनको 6 मार्क मिला। लास्ट में है 2011 में, इसका क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। 2011 से 2016 तक शहरों में कारों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है,
इसी को बताना। तो 2011 में कारों की संख्या जो थी 30,000 थी, 2016 में 90,000 थी। 2011 से 16 तक में बढ़ोतरी जो हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है? 200%। पूरा प्रोसेस से बना है और यहां भी इनको 6 मार्क्स मिला है। इनको टोटल जो है 30 मार्क्स मिला है, जिसको कहा जाता है एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित अंक। शायद इसी को कहा जाता है जो आप अभी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन तो नहीं लिखे हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। नीचे दिए गए पाई रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न मदों में व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। इसी के बारे में बताना। क्वेश्चन एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से। अब देखिए कुल खर्च और कुल खर्च टोटल इनमें यहां पे दोनों का दे दिया गया है, द्वितीय और तृतीय योजनाओं का टोटल। अब देखिए एक एक कैसे प्रोसेस से बनाया जाता है, इनको देखिए। अब पहला क्वेश्चन क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? क्लियर हो गया क्वेश्चन? दोस्तों अगर चाहिए तो आप इसका पीडीएफ अगर हमसे चाहिए तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 7667754771 इस पे जो है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे दूंगा। क्लियर है? चलिए द्वितीय योजना में सिंचाई का व्यय 68, कुल जो है टोटल 4600 करोड़। अब टोटल जो है डिवाइड करेंगे 1 डिग्री से तो 360 और सिंचाई का व्यय 65 है तो 4600 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 68 टोटल जो है 868.88 करोड़। द्वितीय योजना की सिंचाई पे व्यय जो किया गया है वो 80 डिग्री किया गया, सिंचाई पे विभाग 80, यानी कि टोटल जो है इस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है। और लास्ट जो है द्वितीय से तृतीय योजना में व्यय में वृद्धि 97.786 करोड़ और प्रतिशत बढ़ोतरी जो हुई है 91.817%। यहां भी इनको 6 मार्क्स लगा है। दोस्तों अभी तो टोटल बता रहा हूं, उसके बाद जो है आप लोग अगर कहिएगा कि सुजीत सर स्टैटिस्टिक्स का एक अलग वीडियो पूरा एकदम डिटेल से समझा दीजिए, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, तो वो भी मैं कर दूंगा। अभी आप थोड़ा सा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन को देखिए। ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात क्या है? तो ग्राम उद्योग में द्वितीय योजना में 14 डिग्री का मान जो है टोटल इतना आ जाएगा। ग्राम उद्योग में तृतीय योजना में व्यय इतना हो जाएगा। तृतीय योजना का जो मान होगा 270.83 करोड़ होगा और व्यय का अनुपात जो होगा ये टोटल जो होगा डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू जो है 0.660 अनुपात 1, या कहें तो 78.8 डिवाइडेड बाय 270.8 यानी कि 447 डिवाइडेड बाय 670, यानी टोटल ये यहां भी जो है इनको 6 मार्क्स मिला है। तृतीय क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन को देखिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय जो है टोटल 51 डिग्री का है। अब ये कैलकुलेशन यहां पे करती है। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय जो है 41 डिग्री है, यहां भी इन्होंने कैलकुलेशन कर दिया। माना वृद्धि की दर x है, x मान के चल गए प्रश्नानुसार या प्रश्न से इतना पूरा प्रोसेस के अनुसार से इन्होंने बढ़ाते हुए आगे चले गए और यहां भी इनको जो है टोटल मार्क्स मिला है, तो फुल मार्क्स जिसको कहते हैं, और इसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स का बेताज बादशाह। शायद आप यहां पे स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहां पे 72 में 72 लाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, यहां कोई नहीं काट सकता अगर प्रोसेस से चलिएगा तो। और यही वजह रहा कि इनका रैंक जो है 25 मिला हुआ है। आइए अब नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। घ अब घो का क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझ लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुए व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है? क्वेश्चन तो समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नहीं समझ रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देख ली। थोड़ा सा तेजी इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा ना बन जाए। द्वितीय योजना में उद्योग और खनन में व्यय जो है 70 डिग्री है। पूरा क्वेश्चन देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। इतना बटे इतना है, इसका प्रोसेस 894.44 करोड़ हुआ। तृतीय योजना में जो है 1062.5 करोड़ हुआ। अब इसकी जो वृद्धि हुई दोनों में माइनस कर दिए और वृद्धि प्रतिशत निकाल दिए तो 18.78% हुआ और यहां भी इनको 6 मार्क्स मिला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम व्यय हुआ है। अब देखिए, द्वितीय योजना में यातायात में दूरसंचार पर व्यय जो हुआ है 102 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन इन्होंने कर दिया अच्छे तरीके से। तृतीय योजना में यातायात और संचार पर व्यय 68 डिग्री हुआ है। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन में ही है। अगर आपको आपके पास में क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन सामने रख के उसके बाद इस लेक्चर को सुनिए, मजा आ जाएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रोसेस से 1416.66 करोड़ हुआ। स्पष्ट वृद्धि दर जो हुआ ये टोटल जो है 113.93 करोड़ हुआ। यहां भी इनको फुल मार्क्स मिला हुआ है। आइए लास्ट जो है क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है, इसको थोड़ा समझिए। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में 80% बढ़ जाए तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य खंड केंद्र में 78 डिग्री का कोण बनाए तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना व्यय होगा, इसी को समझाना। तो देखिए, तृतीय योजना में कुल व्यय 7500 करोड़, चतुर्थ योजना में व्यय टोटल जो है इतना निकाल दिए गए। चतुर्थ योजना में सामाजिक कार्य में 78 डिग्री जो कि प्रश्न में दिया गया है, 360 डिग्री से कर दिए कैलकुलेशन, इतना आ गया। टोटल जो है 2925 करोड़ आ गया और यहां भी इनको जो है पूरा फुल मार्क्स मिला है, एक नंबर भी कटा नहीं है। और ऐसे ही आपको अपना भी कॉपी में करना होगा जिससे कि फर्स्ट डिजिट में आप रैंक ला सकें। चलिए, और जो पेज इनका बच गया है वहां पे आयोग ने देखिए पूरी तरीके से काट दिया है ताकि यहां पे कोई कैलकुलेशन ना कर सके। देख रहे हैं ना प्रोसेस। एक चीज आप देखते जाइएगा, जो जो प्रोसेस छोटी छोटी बातें हैं वो बताता चलूंगा। आइए खंड 1 में अब चलते हैं। खंड 1 में, खंड 1 जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन, सेक्शन 1 वाले पोर्शन में चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन करना है। ये पोर्शन जो है वही वाला चला गया गांधी, टैगोर और नेहरू वाला। वहां से गांधी जी का क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक विचार के बारे में सिर्फ चर्चा करना, सामाजिक और सांस्कृतिक। आइए देखिए किस तरीके से सबसे पहले इन्होंने भूमिका बांधा, कितनी शानदार तरीके से भूमिका बांधे। गांधी के विभिन्न विचारों के समेत सामाजिक और सांस्कृतिक विचार वर्तमान समय में भी थोड़े बहुत अंतर के साथ आज भी प्रासंगिक है। मतलब क्या है, थोड़ा बहुत तो अंतर आया है लेकिन आज भी ध्रुव सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा उस समय में गांधी जी ने कहा था। कहने का मतलब देखिए शब्दों का खेल कैसे खेला जाता है। अगर मेंस क्वालिफाई करना है ना तो शब्दों का खेल खेलिए, जिंदगी में क्वालिफाई करना है तो बोलिए, बोलने का शब्दों का खेल खेलिए, क्योंकि जब तक आपको शब्दों का खेल खेलने नहीं आएगा ना तब तक मेंस क्लियर नहीं होगा। कर भी है लेकिन दिल की बात मैं बता रहा हूं। शब्दों का खेल खेलिए, खूब पढ़िए लेकिन शब्दों का उपयोग भी कीजिए, जहां जगह मिले वहां उपयोग कीजिए। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हिस्ट्री में चर्चा कर रहे हैं तो जितना हो सके शब्दों का उपयोग जो है हिस्ट्री से रिलेटेड ही जोड़िए। अगर बायोलॉजी का कर रहे हैं तो बायोलॉजी से रिलेटेड जोड़िए। अगर आप ज्योग्राफी का कर रहे हैं तो ज्योग्राफी के रिलेटेड से बातें जोड़िए। मतलब जोड़िए, समझिए, तभी संभावना है। अदरवाइज जो है आपका सपना धरा पे धरा ही रह जाएगा, वो पूरा कभी नहीं हो सकता है। और ये मैं यथार्थ की बातें बता रहा हूं। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक विचार जो कि निम्नलिखित हैं। अब देखिए एक चीज इन्होंने, देखिए ये जो दिया गया है पैराग्राफ, इसके अंदर में सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। इसके बाहर इन्होंने देखिएगा पूरी कॉपी में GS1, GS2 और ऑप्शनल तक तीनों दूंगा आपको। आप तीनों में देखिएगा इस पैराग्राफ्स के बाहर जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर इन्होंने लिखा है। इसके सिवा एक भी साइन, कुछ पॉइंट तक नहीं लिखे हैं। आप भी इस बात को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए, धर्म और राजनीति के बारे में थोड़ा सा यहां पे इन्होंने चर्चा कर दिया। और एक चीज और देखिएगा, छोटी छोटी चीज को देखिए, बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूं। हर 5 से 6 मैक्सिमम 7 लाइन के बाद जो है इन्होंने पैराग्राफ को चेंज कर दिया। आप पूरे के पूरे इनका देखिएगा पीडीएफ में, और आपको भी यही करना। मैं हर बार क्लास में भी आप लोग को बताता हूं ना, हर 6 से 7 लाइन के बीच में जो है आप क्या कर दीजिए, इंटरवल दे दीजिए, यानी पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। इन्होंने महात्मा गांधी के धर्म के प्रयोग के राजनीतिक में बताएं। वर्तमान समय में जो राजनीतिक एवं धर्म के प्रयोग को देखने के लिए मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया। हमारे नेता इसका प्रयोग थोड़ा सा जोड़े हैं। देखिए थोड़ा सा करेंट से किस तरीके से जोड़ा जाता है इतिहास में, जो हम आपको बताते हैं। और जब भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा करेंट से जोड़ के मुद्दा, जैसे क्या किसान आंदोलन पढ़ा रहे हैं तो आज में जो अभी हो रहा है
दिल्ली में किसान आंदोलन, तो उसको भी जोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। नेताओं की आज की जो छवि बन रही है उसके बारे में समझाता हूं। वही चीज इन्होंने नीतीश कुमार जी ने यहां पे डाला। देखिए कितनी खूबसूरती। हमारे नेता इसका प्रयोग समाज को बांटने और सत्ता को प्राप्त करने की इच्छा से रखते। क्या करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या आप नहीं लिख सकते क्या? अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो ऐसे ही लिखना होगा। अतः अगर गांधी जी बताए गए मार्ग पर चले तो राजनीतिक स्वच्छ किया जा सकता, जो कि आज जो है पूरी तरीके से गंदगी भरी पड़ी हुई है। अब संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। गांधी जी का मानना था कि सभी संस्कृति अच्छी तरीके से पूरी चीजें हैं जो कि हमें दूसरी संस्कृति से अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। ये हम अगर पढ़ाएं तो सब में बताएं, चाहे वो टैगोर की बात हो चाहे गांधी की बात हो, इन सब की बात एक ही चीज थी कि अगर संस्कृति से कुछ अच्छी चीज मिले तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। ये सब बारे में अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। इस चीज को देखते जाइए, सब कुछ तो बताना संभव नहीं है, बस थोड़ा सा। उसके बाद जो है चर्चा इन्होंने शिक्षा पे कर दिया। आज की शिक्षा की स्थिति क्या है, थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश किए हैं। अब जो है शिक्षा की स्थिति जो है, आज अभी जो शिक्षा की स्थिति आई है, नई शिक्षा नीति आई, थोड़ा सा उससे जोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा हल्का सा जोड़िए, पूरा डिटेल मत जोड़िए, मजा आ जाएगा आपको और लगेगा कि हां इसको कहते हैं। अब धीरे धीरे इसी को ध्यान में रखकर हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने संविधान में शिक्षा से निर्मित कई नीतियों का जो है समावेश किया गया। और वर्तमान में, अब जैसी वर्तमान में है तो नई शिक्षा नीति अभी आप जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी शिक्षा नीति आई है 2020 में ना, ये एग्जाम जो हुआ है 2019 में ही हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा समझिए। अब थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था पे जो सामाजिक है और समाज में जो है वर्ण व्यवस्था पे ना चोट किया जाए, ये संभव ही नहीं है। जो कि कहां से शुरू हुआ है, थोड़ा सा अगर हल्का सा जोड़ने की कोशिश कीजिए तो सीधा उठिए और ऋग्वैदिक काल में शुरू कर दीजिए। वहां पे जो था कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था तो वहां भी था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है वहां के बाद जो शुरू हो जाता है वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं, जिसको आरक्षण का नाम आज के डेट में दे दिया गया। इसी के बारे में थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था जो कि अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। आइए अब वर्तमान समय में बताए गए इनके कथनों को आगे चलकर समाज में व्याप्त भयंकर असमानता को दूर कर सकते हैं। जो असमानता है समाज में, अगर गांधी जी की बात को रखा जाए तो हम आसानी से इसे दूर किया जा सकता है। और अहिंसा के बात को छोड़ दें, ऐसा संभव ही नहीं है, अहिंसा तो जोड़ना है। देखिए ये किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किए हैं, कैसे ये अपने आप को मेंटेन करके आंसर लिखे हैं, और उसी हिसाब से आयोग ने भी पूरी तरीके से मन मुताबिक नंबर दिया है जो चाहिए इनको। अब अहिंसा के बारे में ये तो अच्छे तरीके से आप समझ रहे होंगे, इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। अब यहां पे क्या है, साध्य और साधन का सातत्व, इसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने चर्चा कर दिए हैं, इसको समझिए। अब देखिए समग्रता, अब जो निष्कर्ष है, अक्सर स्टूडेंट को दिक्कत जो होती है सुजीत सर भूमिका और निष्कर्ष में होती है। निष्कर्ष में देखिए इन्होंने क्या लिखा, इसको समझिए। समग्रता कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचार उनके मृत्यु के 70 साल बाद भी उसी रूप में क्या है, प्रासंगिक है। 70 साल है, अब जो इस टाइम लिखिएगा 72 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है। यही कारण है कि आज न केवल भारत बल्कि विश्व गांधीवादी विचारों को अपनाकर प्रगति करा। यानी कि जितना चीज लिखे हैं, भूमिका से लेके पूरे बॉडी तक में लिखे हैं, उसका संक्षेपण ही क्या है, आपका निष्कर्ष होता है। मेन मुद्दे को लिखते, देखिए कितनी खूबसूरती से लिखे, इसीलिए तो खूबसूरती वाला नंबर भी इनको मिला है, 21 मार्क्स मिला है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब थोड़ा सा तेजी से भागेंगे दिखाते हुए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इन्होंने क्या है, बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ध्यान रखिएगा, संथाल विद्रोह का इन्होंने अच्छे तरीके से पहले भूमिका को बांधी। स्वतंत्रता आंदोलन में संपूर्ण इतिहास में जनजातीय के अफसर और अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाया गया और वीरता के साथ लड़ा गया। इन सभी आंदोलन में संथाल विद्रोह, जो कि देखिए यहां पे आसानी से क्या किया है, आप ब्रैकेट देखिए उसका टाइमिंग लिखते जो कि खूबसूरती आंसर का पढ़ा देता है। अपने प्रकार के प्रथम विद्रोह था जो छोटा नागपुर के पास में स्थित वर्तमान संथाल परगना में हुआ था और उसी समय क्षेत्रों में जो है दामन एको के नाम से जाना जाता था। इस विभिन्न कारणों से निम्नलिखित है। अब देखिए यहां पे मैपिंग का उपयोग किए हैं। यही सब तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को बनाता है, जो कि पूरा मार्क्स आयोग को देने का मौका मिलता है। आयोग तो चाहता है कि मुझे ऐसा नंबर, मैं ऐसा नंबर दूं जिससे एसडीएम बनाया जा सके, लेकिन वैसा लाने लायक भी तो हो। देखिए यहां पे नीतीश पाठक जी ने कितनी बेहतरीन तरीके से जो है यहां मैप का उपयोग किया है, इंडिया मैप करके संथाल परगना करके और यहां पे इंडिकेट कर दिया। शायद आपको यही इसके आर्थिक कारण को लिख दिए हैं, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण को लिख दिए हैं, इसी चीज को समझिएगा। उसके बाद आगे चलने के बाद राजनीतिक कारण को लिख दिए हैं, एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस कि कौन कौन से कारण को लिखना है। फिर इसमें अन्य कारण को जोड़ दिए हैं और लास्ट में जो है फाइनली जो है दिकू की बढ़ती हुई गतिविधियां, दिकू उनको कहा जाता था जो गैर आदिवासी होते थे।
इसको बारे में लिखते हुए लास्ट में तत्कालिक कारण को भी इन्होंने जोड़ दिया। हमेशा हमेशा आपको क्लास में बोलता हूं कि तत्कालिक कारण हमेशा लास्ट में जोड़िए ताकि आंसर में मजा आ जाए। देखिए तत्कालिक कारण में क्या लिखे, 30 जून 1855 में जब अपने नेता सिद्धू कान्हू चांदो और भैरव ने के नेतृत्व में भोगनाडीह में अपनी एक सभा में उसी समय अपने आंदोलन के लक्ष्य तय कर दिए कि भाई अब जो है होगा। और इसी दौरान जो है पुलिस ने झूठी चोरी के आरोप में नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और उसी समय संथालों ने दरोगा महेश प्रसाद के दफ्तर में जाकर आत्महत्या कर दी। ये जो था वो तत्कालिक कारण भी था। तत्कालिक कारण में एक अन्य तत्कालिक कारण जो आता है वो आता है बेगारी के कारण रेलवे लाइन को बिछाना, वो भी आता है। चलिए अब इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे तरीके से किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके इन्होंने बता दिए हैं। और लास्ट में जो है समग्रता फिर से निष्कर्ष को थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। कहा जा सकता है कि भले ही अंग्रेज आंदोलन के दौरान कामयाब रहे लेकिन उसकी महत्ता अंदाज इसी परिणाम के वर्तमान नेता के इन क्षेत्रों में पूंजीत लगाया जा सकता है। और झारखंड सरकार सिद्धू कान्हू की शहादत दिवस को धूमधाम से प्रति वर्ष मनाया जाता है। सिद्धू और कान्हू दोनों, देखिए किस तरीके से जोड़ा गया है। उनकी 7वीं पीढ़ी को अधिक तरीके से जो है अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है, जो भी उनकी पीढ़ी है उसको प्रदान की गई। और यहां पे इनको जो नंबर मिला है वो जरा देखिए कितनी खूबसूरती वाला 23 मार्क्स, जिसको कहा जाता है सम्माननीय मार्क्स। नेक्स्ट जो है छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता को बताना। अब देखिए इन्होंने जो भूमिका लिखी, भूमिका में सबसे समस्या होती है, भूमिका को आपको समझा देते। क्या है, मुगल काल में जब औरंगजेब यहां पे शामिल हुआ था तो उसने कला की विभिन्न रूपों को जो है समेकित करके चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी के मुगल दरबार में विभिन्न चित्रकार अपने योजना और आश्रय की तलाश में दिल्ली से मुर्शिदाबाद की ओर बढ़े, लेकिन दुर्भाग्यवश यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा गया और धीरे धीरे यहां से शुरू होती है। फिर पलासी की लड़ाई के बाद चित्रकला पूरी तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस जो कहा जाता है। देखिए इनकी मुख्य विशेषता जो थी वो पॉइंट बाय पॉइंट जो है विशेषता करके आप जो है फॉर्मेटिंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंटिंग बाय पॉइंटिंग लिखे, कितनी खूबसूरती से लिखे। ये एक लघु चित्रकला जिसमें जो है कागज, चमड़े पे सभी और हाथी के दांत पे भी बनाया जाता था। इस तरीके से लिखे। अब देखिए पूरी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया हूं सेम टू सेम इसी तरीके से लिखे हैं और इनको फाइनली जो है देखिए 20 नंबर आया। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन लिखना होता है। अब खंड 2 में चलते हैं जो कि लास्ट खंड हमारा है। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एनआरसी के विवाद से आप क्या समझते हैं, इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए, इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की भी विवेचना कीजिए, इसी को बताना। एनआरसी देखिए थोड़ा सा भूमिका को देख लेते हैं क्योंकि भूमिका में सबसे बड़ी समस्या होती है। एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यह एक सूची है जिसमें किसी राष्ट्र के जो है समस्त अस्थायी निवासियों के नाम इसमें क्या होता है, दर्ज होता है। जो भी वहां के रहने वाले लोग होते हैं, निवासी होते हैं, उनका नाम जो होता है इसी एनआरसी में दर्ज होता है। वर्तमान समय में एनआरसी के अंतर्गत असम में निवास करने वाले अस्थायी और अस्थायी निवासियों की पहचान हेतु इसे बनाया गया। क्या खूबसूरती से भूमिका लिखे हैं, देखिए यही चीज मैं आपको क्लास में भी बार बार बताता हूं, एक बार नहीं कम से कम हजारों बार बता चुका हूं, पिछले 2 साल से आपको बता रहा हूं। और यह चीज आपको लगता है कि नहीं सुजीत सर ऐसे ही, आज आप कॉपी देखिए, नीतीश पाठक जी का कॉपी देखिए, आपको समझ में आएगा। और रैंक 25 इन्होंने लाए हैं और कितनी खूबसूरती से शब्दों का खेल पिरोया है, शायद आपको देखने के लिए इनसे बेहतर उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार देखिए तो सही। अब देखिए उसके बाद बॉडी वाला पार्ट्स लिखना इन्होंने शुरू कर दिया है, जो भी उस समय की स्थिति थी। बांग्लादेश असम से आए हुए थे, उसके बारे में जो है थोड़ा सा चर्चा किया गया। ये अच्छे तरीके से उस समय जो है पूरा चर्चा में था, उसी के बारे में बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए कुछ बातें जो है निम्नलिखित जो है मुद्दे को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से भी इसको जोड़ दिया गया। पॉइंट बाय पॉइंट कर करके इन्होंने सारी चीजों को, एक चीज आपने देखा नोटिस किया है कि इन्होंने ओवर राइटिंग बहुत कम किए हैं। और आप जब लिख के मुझे दिखाते हो तो ओवर राइटिंग बहुत करते हो, और बार बार मैं चिल्लाता हूं आप पे कि प्लीज ओवर राइटिंग से बचिए और अशुद्धता इनको देखिए। एक बार कम से कम कॉपी देखिए कि अशुद्धता कितनी कम लिखे हैं। ये शब्दों का खेल जो जिस तरीके से इन्होंने पिरोया है वो तो कमाल का ही है, लेकिन अशुद्धियां आपको अपनी आंखों से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलने वाला, आप देख लीजिए। और ओवर राइटिंग कहीं कहीं देखिए बहुत देर के बाद आपको ओवर राइटिंग दिखा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय से पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख दिए गए। और लास्ट में जो है इन्होंने निष्कर्ष लिखा, जो कि आपको समस्या होती है। देखिए, समग्रतः कहा जा सकता है कि इन 40 लाख लोगों को बगैर किसी प्रकार के निर्णय के ऐसे किसी सोच समझकर लेना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर निर्णय लिया जा रहा तो जो 40 लाख लोग बेकार हैं, यानी कि अस्थायी निवासी हैं, इनको अगर कुछ निर्णय लिया जाए तो सोच समझ के लिया जाए। और इस पर बांग्लादेश एवं से वार्ता करनी चाहिए तथा उनके विचारों को जानना चाहिए कि उनका विचार क्या है। लेकिन इस प्रकार का कोई निर्णय पूर्व के इन लोगों को हटाने की संभावना से सुरक्षा तथा भारतीय साबित करने के लिए, मतलब क्या, पूरी तरीके से मौका दिया जाना चाहिए। इनको एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर आप इसको भगा रहे हैं तो वार्ता कीजिए और साथ साथ में बांग्लादेश से वार्ता हो जाए तो इनके पास में एक अवसर दीजिए, समय दीजिए, ताकि ये अपना व्यवस्था कर सके। कितनी खूबसूरती से इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। और यही वजह रहा कि इनको 20 मार्क्स मिला है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2+2 वार्ता, 9th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाते हैं। 2+2 वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुए 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। 2+2 वार्ता उस समय में चर्चा में था, उसी को बताना। देखिए इन्होंने भूमिका कैसे लिखे, इसको पकड़िए। बाकी तो आपको आता ही है, बस भूमिका और निष्कर्ष आ जाए लिखने के लिए तो कमाल का आंसर मिल जाएगा आपको। 2+2 वार्ता दो देशों के बीच होने वाली एक ऐसा वार्ता है जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आपस में उच्च स्तरीय वार्ता का संपन्न करते हैं। देखिए क्या खूबसूरती से लिखे हैं दोनों चर्चा, एकदम कहते नहीं कम शब्दों में अपनी सारी बातें को लिख देना या कह देना, इसे ही कहते हैं कलाकार, इसे ही कहते हैं रियल में कलाकार, जो कि इन्होंने नीतीश पाठक जी ने यहां पे पिरोया शब्दों का। अब इसको जो है यूएस से थोड़ा सा जोड़ के बताया, आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये जो है कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन भी था और आसानी से समझ भी गए होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देते हैं किस तरीके से इन्होंने लिखा, बाय पॉइंट कर करके सारे देशों के साथ में, चाहे भारत, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब में तापी गैस पाइपलाइन के परियोजना के भविष्य के बारे में भी इन्होंने अच्छे तरीके से समझा दिया गया। और निष्कर्षतः फाइनली कहा जा सकता है कि 2+2 वार्ता जहां भारत को रक्षा के क्षेत्र में इसके साथ होगा, वहीं ईरान के संबंध में अधिकतर जो नकारात्मक प्रयास पड़ सके हैं। ऐसे में भारत की कूटनीति का सहारा लेकर अमेरिका और ईरान के मध्य स्वयं को व्यवस्थित करना होगा ताकि उपयुक्त नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। और यहां पे नंबर इन्होंने जो उठाया है वो 21 उठाया। क्या नंबर है, इसको कहते हैं वाकई में नंबर। और यही नंबर जो है आगे रैंक डिसाइड कर देता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन के हाल ही में काठमांडू सम्मेलन के परिणाम पर प्रकाश डालिए और भारत के हित, आशाएं एवं उपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। एक संकल्पना की दृष्टि से बिम्स्टेक नामक संगठन की स्थापना 1997 में हुई, बता दिए। अब बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी, ये यहां पे बैंकॉक घोषणा हुई थी उसी के तहत हुई थी। प्रारंभ में इसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश ही था शुरुआत में, लेकिन बाद में इसमें भूटान, श्रीलंका, नेपाल शामिल हो गया। और इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्य जो है टोटल 7 हो गए। सभी देश जो है बंगाल की खाड़ियों में इसका साझा करेंगे। एकदम पूरी तरीके से भूमिका लिख दिए, अब पूरी तरीके से इनकी बॉडी लिखना शुरू कर दिए। देखिए बिम्स्टेक भी लिख दिया, उसका पूरा फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं। हाल ही में 2008 में कैसे इस सम्मेलन हुआ था, नेपाल के काठमांडू में हुआ है, इसमें कई कदम उठाए गए। उन सारे कदम को जो है पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने क्या कर दिया है, खूबसूरती से चर्चा किया है। अब भारत के हित में जो है इसको इंडिकेट किया है पॉइंट वाइज। भारत के संगठन अपनी रुचि जो है सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, देखिए किस तरीके से लिखती है। ये सब चीजों को, छोटी छोटी चीज को पकड़िए, तभी मार्क्स मिलेगा और तभी रैंक आपका ऊपर उठेगा। ये चीज देख रहे हैं, सार्क लिखे, इसको हिंदी में फिर से क्या किए, कन्वर्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान के नियंत्रण अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण ही क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य यही था। अब इसी के बारे में पूरा चर्चा करके बेहतरीन तरीके से इन्होंने बिम्स्टेक के बारे में बताया है, भारत के जो संबंध थे, नीतियां थी, उसके बारे में बताया। और लास्ट में फाइनली जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला, समग्रतः कहा जा सकता है कि भारत इस संगठन के माध्यम से सार्क नामक संगठन की
जो विकल्प है उससे उपजी चुनौतियों के समाधान किया जाए, ताकि एशिया खास करके दक्षिण एशिया ताकि एशिया और खास करके दक्षिण एशिया ब्रैकेट में देख रहे हैं शब्दों का खेल, देखिए किस तरीके से, ताकि भू राजनीतिक में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो सके। अंततः सभी सदस्य को भी चाहिए कि उसमें आपसी मतभेद को भुलाकर इसे आगे बढ़ाया जाए। और इनमें जो है इनको नंबर जो मिला है वो 19 नंबर मिला है, शानदार। इसी के साथ में इनको टोटल मार्क्स जो है 190 नंबर मिला है इनको। और सबसे बड़ी बात है कि इस कॉपी को और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीखते हैं तो ये जो है हमारी भी अचीवमेंट है, और हमसे ज़्यादा जो है नीतीश कुमार पाठक जी का सबसे बड़ा सहयोग है कि उन्होंने हम पे विश्वास किए कि सुजीत सर आप अपने चैनल के थ्रू जो है बच्चे को मोटिवेट कीजिए, आंसर राइटिंग सिखाइए कि किस तरीके से लिखा जाए जिससे उनका मेंस किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाई ना कर सके। तो एक बार फिर से हम, हमारी संस्था और हमारा इनक्रेडिबल परिवार जो है नीतीश जी को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देता, जीवन के भविष्य में और आगे बढ़ते जाएं। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक बात और बता दूं कि 64th का इंटरव्यू भी ये दिए हुए हैं और जल्द ही हमारी संस्था में भी ये आने वाले हैं। थैंक यू, नमस्कार।